में स्वागत है। आज देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, अभावी मांग और अधिमांग, चैप्टर 9 है आप सबका। तो आज हम वो स्टार्ट कर रहे हैं, उसके कुछ जो पॉइंट्स हैं जिसमें रोज़गार, पूर्ण रोज़गार, अल्प रोज़गार और कुछ बेरोज़गारी के बारे में बताना था। तो आज हम सिर्फ उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो आज से 10-12 मिनट में ये जो वीडियो जो है ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद हम अगली वीडियो में जो है अभावी मांग की बात करेंगे और फिर अधिमांग की बात करेंगे। तो इस चैप्टर को कोशिश किया जाएगा कि 3 वीडियो में ख़त्म किया जाए। और इससे पहले मैं इसको स्टार्ट करूं तो जिन बच्चों ने मुझे टेलीग्राम पे जो है ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, जिन बच्चों ने शुभ पाठशाला का, वह बच्चे जो हैं टेलीग्राम पे जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लें। क्योंकि जैसे ही आप सब वहाँ पर उसको ज्वाइन करें, मैंने थोड़े वो नोट्स डालने शुरू कर दिए हैं और धीरे धीरे करके कोशिश किया जाएगा आपको वहाँ पर सारे नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाए। कुछ चीज़ें और बतानी थी कि जिन बच्चों ने पीछे के जो वीडियो नहीं देखे हैं वो पहले पीछे के वीडियो देख लें, जिससे क्या हो कि उन्हें समझने में आसानी हो कि हम ये पढ़ क्या रहे हैं। क्योंकि बच्चों को यही नहीं पता होगा कि समग्र मांग क्या होती है या जो है समग्र पूर्ति क्या होती है, तो उन्हें ये सारी चीज़ें कैसे समझ में आएंगी, या पूर्ण रोजगार की स्थिति क्या होती है, ये सब चीज़ें पता ही नहीं होंगी तो सारी चीज़ें कैसे समझाएंगे। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि आप पहले पीछे की वीडियो देख लें और फिर जाकर इसको जो है समझें। अच्छा, मैंने आप सबके लिए सुविधा के लिए क्या कर दिया है कि ये इस यूनिट के सारे वीडियो जो हैं एक ही प्लेलिस्ट में डाल दिया है, जो कि आय और रोजगार के नाम से है। उसमें जाकर आप सारी सीक्वेंस वाइज जो है सारी के सारी जो है वीडियो देख सकते हो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको देखोगे तो आप सबके लिए आसान होगा, ईजी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको दे रखा है पूर्ण रोजगार संतुलन तथा अल्प रोजगार संतुलन। क्योंकि मैंने ज़्यादा इसको लिखा नहीं है तो मैं इसको आप सबको बताऊंगा, समझाऊंगा। आप सब इसको ध्यान से सुनना और आप कॉपी पेन ले लेना, नोट डाउन कर लेना, जिससे आप सबको समझने में आसानी हो। ठीक है, इसलिए मैंने, क्योंकि बोर्ड पे बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, इसलिए मैंने कोशिश किया है कि सिर्फ चीज़ों को समझा दूं और आप सब समझ के आप खुद ही कॉपी पेन से इसको, क्योंकि आप सब अगर लिखते हैं तो आप सबको ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, सुनने की बजाय आप सब सुनते सुनते उसको लिखेंगे भी तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आप सिर्फ सुन के चीज़ों को ज़्यादा टाइम तक आप उसको याद नहीं रख सकते हो, परंतु जब आप उसको रिटर्न फॉर्म में कर लेते हो, उसको कभी भी देख सकते हो, कभी भी आप उसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ तो आप सबके लिए ज़्यादा आसान पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पूर्ण रोजगार संतुलन और अल्प रोजगार संतुलन। देखिए क्या है, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी कुछ पूर्ण रोजगार संतुलन और अल्प रोजगार संतुलन के बारे में पिछली वीडियो में। तो यहाँ पर थोड़ा सा ही देखेंगे। तो देखिए पूर्ण रोजगार संतुलन होता क्या है कि भाई जब कोई अर्थव्यवस्था में जितने संसाधन होते हैं वो सारे क्या हो, लगे हों, और जब क्या हो, समग्र पूर्ति जो है समग्र मांग के बराबर हो। ठीक है, समग्र पूर्ति क्या होती है, समग्र मांग के बराबर होता है, मतलब AS = AD होता है। इसे हम पूर्ण रोजगार की स्थिति कहते हैं, या कह सकते हो S = I होता है। ये दोनों चीज़ों से हम जो हैं कर चुके हैं, क्या कैसे संतुलन स्थिति होती है हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। तो ये कंडीशन जब होती है तब उसको पूर्ण रोजगार का संतुलन कहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, अल्प रोजगार में भी हमें संतुलन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, सारे संसाधन यूज नहीं होते, या जितनी अर्थव्यवस्था की क्षमता होती है उतनी क्षमता के बगैर भी हमें क्या हो जाता है कि भाई संतुलन की स्थिति प्राप्त हो जाती है। तो उसको हम अल्प रोजगार का संतुलन कहते हैं। अब इसको एक उदाहरण से भी समझ सकते हो। जैसे मान लीजिए कि हमारा जो देश है वहाँ पर सारे संसाधनों को यूज़ करके, मान लीजिए जो उत्पादन की क्षमता है वो मान लीजिए 100 करोड़ का है। एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि मान लीजिए 100 करोड़ का है, उत्पादन की क्षमता जो है 100 करोड़ की है सारे संसाधन इस्तेमाल करते हुए। परंतु क्या होता है कि उत्पादन जो होती है 80 करोड़ की होती है। ठीक है, उत्पादन जो है 80 करोड़ की होती है, और 80 करोड़ के उत्पादन की होने पे ही इतने का ही डिमांड होता है। ठीक है, इतने की ही मांग होती है। तो क्या होगा, इसको हम अल्प रोजगार का संतुलन कहेंगे। जबकि उत्पादन क्षमता कितनी है अपने अर्थव्यवस्था की, 100 करोड़ है, तो इसको हम अल्प रोजगार का संतुलन कहते हैं कि भाई जितनी जो है संसाधनों को लगाकर जितनी क्षमता थी उत्पादन की, ठीक है, सभी तो उतनी ना होकर उससे पहले ही संतुलन प्राप्त हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अल्प रोजगार का संतुलन कहते हैं। और पूर्ण रोजगार का संतुलन कब होगा, जब यहाँ तक जो 100 करोड़ का उत्पादन क्षमता है, सारे संसाधनों को लगाकर आप 100 करोड़ के अगर क्या कर रहे हो, उत्पादन कर रहे हो, तो इसको, और उतने की ही मांग हो रही है, तो इसको हम पूर्ण रोजगार का संतुलन कहेंगे।
तो आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल सा है कि जितनी संसाधनों को लगाकर जितनी उत्पादन की जा सकती है उतना ना होना, उससे कम होना और उतना ही मांग होना। तो क्या है कि भाई अर्थव्यवस्था की एक क्षमता बनी हुई है कि आगे भी वो उत्पादन कर सकती है, परंतु क्या है, कर नहीं पा रही है। तो ऐसी स्थिति को हम अल्प रोजगार के संतुलन कहते हैं। तो आप सबको आई होप समझ में आ गया, पूर्ण रोजगार का संतुलन और अब अल्प रोजगार का संतुलन। अब देखिए अगला पॉइंट क्या समझना है आप सबको, ऐच्छिक तथा अनैच्छिक बेरोजगारी। ठीक है, ऐच्छिक तथा अनैच्छिक बेरोजगारी क्या होती है? तो देखिए शब्द से ही समझ जाएंगे आप सब कि भाई ऐसी बेरोजगारी जिसमें व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार क्या है, बेरोजगार बैठा हुआ है। उसे जो अर्थव्यवस्था में प्रचलित मजदूरी चल रही है, जो भी अर्थव्यवस्था में प्रचलित मजदूरी चल रही है और उसके योग्यता के हिसाब से उसे काम में मिल रहा है, परंतु वो काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या है कि भाई ऐसी बेरोजगारी क्या कहलाती है, ऐच्छिक बेरोजगारी कहलाती है। जब उसे काम मिल रहा है और किस पे मिल रहा है, जितनी प्रचलित मजदूरी चल रही है, जितनी प्रचलित मजदूरी चल रही है उतने में काम मिल रहा है, तब भी वो करने को तैयार नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि भाई प्रचलित मजदूरी अर्थव्यवस्था में मान लीजिए 1000 रुपये है। ठीक है, प्रचलित मजदूरी जो है 1000 रुपये है, मतलब कि कोई मजदूर जो है 8 घंटे काम करेगा तो उसे 1000 रुपये मिलेंगे। अब वो उसे ये सारी चीजें मिल रही हैं, 1000 रुपये उसे मिल रहा है, परंतु वो करने को तैयार ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसे भाई काम भी मिल रहा है, 1000 रुपये भी मिल रहे हैं, परंतु वो करने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी बेरोजगारी क्या होगी, ऐच्छिक बेरोजगारी होगी। और उसके बाद अनैच्छिक बेरोजगारी, जिसको वास्तव में हम बेरोजगारी कहते हैं, लोग बेरोजगार हैं, उसको हम अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। कि मतलब कि वो काम करने के लिए तैयार है, जिस अर्थव्यवस्था में वो रहता है उस अर्थव्यवस्था में प्रचलित मजदूरी दर पे वो काम करने के लिए तैयार है, परंतु उसे काम नहीं मिल रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। और ऐच्छिक बेरोजगारी में क्या थी कि वो अपने आप ही बेरोजगार है, भाई उसे काम मिल रहा है परंतु वो कर नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि उसे काम ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसे अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। ठीक, तो आई होप ऐच्छिक बेरोजगारी और अनैच्छिक बेरोजगारी में आप सबको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, पूर्ण रोजगार तथा प्राकृतिक बेरोजगारी। इसको जरा ध्यान से समझना। होता क्या है, पूर्ण रोजगार के बारे में हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि भाई जहां पर क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होगा, समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर हो गए, सारे संसाधन यूज होंगे, उसको हम क्या कहते हैं, पूर्ण रोजगार की स्थिति कहते हैं। परंतु इस पूर्ण रोजगार की स्थिति में जब हम यूं कहते हैं कि सभी के सभी संसाधन जो हैं वो प्रयोग में है, ऐसा हम कहते हैं, परंतु होता क्या है कि कुछ ना कुछ संसाधन फिर भी ऐसे रह जाते हैं जो प्रयोग में नहीं होते हैं, या टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस आते रहते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, बेरोजगार होते हैं। तो ऐसी बेरोजगारी को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक बेरोजगारी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए सारे संसाधन यूज हो रहे थे, लेकिन परंतु मान लीजिए मेरी नौकरी लगी हुई थी। अब मैंने क्या करा कि भाई एक नौकरी छोड़ के दूसरे नौकरी में जाने का प्रयास किया कि भाई मुझे उससे ज़्यादा सैलरी मिल रही है दूसरी नौकरी में, तो मैं उसमें जाना चाह रहा हूं। तो अब क्या होगा कि मुझे दूसरी नौकरी ज्वाइन करते टाइम मान लीजिए हफ्ता लग गया या 10 दिन लग गए या 15 दिन लग गए, तो इस टाइम में बेरोजगार रहा। तो ऐसी बेरोजगारी जो है प्राकृतिक बेरोजगारी होती है। ठीक है, तो पूर्ण रोजगार के स्थिति में भी चीज़ें बहुत सारी ऐसी संसाधन हैं जो प्रयोग में नहीं होते हैं, तो ऐसे जो होते हैं प्राकृतिक बेरोजगारी कहलाती है। तो ध्यान रखना प्राकृतिक बेरोजगारी क्या है। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया। तो ऐसे अच्छा, कई बार क्या होता है कि भाई जो फर्म है, फर्म की संरचना चेंज हो जाती है। संरचना मतलब मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए तकनीक जो है परिवर्तित हो गई, पहले हाथ से काम करते थे और अब क्या हो गया कि भाई वहाँ कोई कंप्यूटर आ गया, तो वहाँ पर जितने लोग जो होंगे वो हो सकता है सबको कंप्यूटर ना आता हो। तो जिनको कंप्यूटर नहीं आता होगा उन्हें या तो नौकरी से हटा दिया जाएगा या उन्हें ये कह दिया जाएगा कि तुम पहले सीख के आओ, ठीक है, कंप्यूटर चलाना सीख के आओ। तो इस दौरान जितने लोग बेरोजगार होंगे वो सब क्या होंगे, प्राकृतिक बेरोजगारी के अंतर्गत आएंगे। तो पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी बहुत सारी कंडीशन ऐसी आ जाती हैं कि कुछ समय के लिए जो है संसाधन जो है प्रयोग में नहीं होते हैं, तो उसको हम प्राकृतिक बेरोजगारी कहते हैं। अब आगे देखिए क्या है, संरचनात्मक बेरोजगारी और संघर्षात्मक बेरोजगारी। तो सबसे पहले संघर्षात्मक बेरोजगारी देख लेते हैं, क्या होता है संघर्षात्मक बेरोजगारी। अभी मैं एग्जांपल दे चुका हूं। संघर्षात्मक बेरोजगारी वो बेरोजगारी होती है जब एक व्यक्ति जो होता है वो एक नौकरी छोड़ के दूसरे नौकरी में जाना चाहता है।
तो उसके दौरान जो बेरोजगारी होती है उसको हम संघर्षात्मक बेरोजगारी कहते हैं। जैसे मैंने अभी अपना एग्जाम्पल दिया ही था कि मान लीजिए मैं नौकरी कर रहा हूँ किसी चीज़ में और मैंने एक नौकरी छोड़ा, क्योंकि भाई ह्यूमन बीइंग क्या करता है, ह्यूमन बीइंग तो हमेशा ये चाहता है कि उससे बेटर मिले, सैलरी और अच्छी मिले, या उसके जो भी इनकम हो रही है और ज़्यादा हो। तो क्या करता है भाई, वो तो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता रहता है। तो सीधी सी बात है, मान लीजिए मेरी नौकरी है, मैंने एक जगह मैं कर रहा था, लेकिन अचानक से मैं दूसरी जगह जाना चाह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वहाँ सैलरी बेटर है या किसी भी कंडीशन, किसी भी कारणवश मैं दूसरी जगह जाना चाह रहा हूँ। तो हो क्या रहा है कि इसके दौरान चाहे मैं जितने दिन भी बेरोजगार रहूँगा, वो क्या है, संघर्षात्मक बेरोजगारी है। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है संरचनात्मक बेरोजगारी। इसका भी मैं एक आधा एग्जाम्पल ऊपर दे चुका हूं। संरचनात्मक बेरोजगारी है प्राकृतिक बेरोजगारी में ही। तो संरचनात्मक बेरोजगारी कौन सी होती है, जब फर्म की संरचना में चेंज आती है, ठीक है, मतलब उसके स्ट्रक्चर में चेंज आता है, तो उसको संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। जैसा भी एग्जाम्पल दिया ही था मैंने एक, कि भाई जैसे मान लीजिए कि पहले कोई मुंशी है या अकाउंटेंट है, वो हाथ से सारे बही खाता बनाता था। अब कंप्यूटर आ गए और उसे कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, तो या तो उसे निकाल दिया जाएगा या उसे कहा जाएगा सीख के आओ। ठीक, तो ऐसी बेरोजगारी संरचनात्मक बेरोजगारी होती है। अब संरचनात्मक बेरोजगारी में देखिए किस किस कारण से संरचनात्मक बेरोजगारी हो सकती है, वो मैंने लिख रखा है। 3 कारण दे रखे हैं। जब उत्पादन के अन्य कारकों के पूर्ति में कमी होती है, उत्पादन के अन्य कारकों में पूर्ति, अन्य कारक मतलब श्रम को छोड़ के, मतलब मजदूर को छोड़कर और जो कारक है, कारक कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं ना भाई, भूमि हो गया, श्रम हो गया, पूंजी हो गया, उद्यमी हो गया। तो भाई जो श्रम छोड़ के मतलब मजदूर छोड़ के अन्य जो कारक हैं, अन्य जो संसाधन है, उनमें कमी होती है। मान लीजिए पूंजी ही नहीं है, ठीक है, तो उनमें कमी होती है, तब भी क्या हो जाता है, बहुत सारे लोगों को हटा दिया जाता है, या बेरोजगारी या जो काम है वो बंद रहता है। तो उसको हम क्या कहते हैं कि भाई संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, जब उत्पादन के अन्य कारकों में कमी आती है, मतलब मजदूर को छोड़ के अन्य जो कारक हैं उनमें कमी आ जाए या उनकी पूर्ति ना हो। ठीक है, तो क्या होगा कि भाई अगर पूंजी नहीं है या कच्चा माल नहीं है तो क्या होगा, काम बंद रहेगा ना। तो क्या होगा, ऐसी सिचुएशन को हम संरचनात्मक बेरोजगारी में रखते हैं। अब अगला देखिए, सेकंड क्या है, जब श्रमिकों के पास नए उद्योग के लिए निपुणता नहीं होती है। अब श्रमिकों के पास नए उद्योग के लिए निपुणता नहीं होती है। मान लीजिए कि कोई कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री थी, अब क्या करता है, उसने जूते भी बनाने शुरू कर दिए, शूज बनाने शुरू कर दिए। तो जो कपड़े बनाने वाले श्रमिक थे, दर्जी वगैरह होंगे, वो जो श्रमिक थे वो जरूरी नहीं है कि जूते बनाने आते हों, ठीक है, तो उनमें उनकी निपुणता नहीं है, तो उसने क्या करा भाई, नया फर्म खोला है, ठीक है, अब वो जूते बनाने शुरू कर रहा है। तो क्या होगा कि भाई वो जो जिनको वो चीज नहीं आती है वो क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। उनको वो रख के क्या करेगा, हटा देगा, तो क्या होंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। तो जब कोई श्रमिक, जब कोई नया उद्योग खुलता है या नया उद्योग आता है, तो जरूरी नहीं है कि उसमें उन्हें सब कुछ आता हो, या वो जो नया उद्योग आया है उसके लिए वो सारी चीजें वो बना सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं होता है। तो क्या होता है, उनको वो हटा देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या कहा जाता है, संरचनात्मक बेरोजगारी। इसमें भी तो क्या हुआ कि भाई संरचना ही तो चेंज हुई ना, फर्म की संरचना, स्ट्रक्चर, जो चीजें हैं वही तो चेंज हुई ना भाई। मान लीजिए जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि कपड़े बनाने वाले थे, उसने कपड़ा बनाना बंद करके अब जूते बनाने शुरू कर दिए, तो संरचना में चेंज हुआ है, फर्म के संरचना में चेंज हुआ। अब क्या हुआ, जो कपड़े बनाने वाले दर्जी थे भाई, उन्हें तो नहीं आता है जूते बनाने, तो क्या होगा, वो बेरोजगार हो गए। ठीक है, तो ऐसी जो है संरचनात्मक बेरोजगारी होती है। अब तीसरा है, जब तकनीक में परिवर्तन होता है, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हो गया। ये तो एग्जांपल मैं बिल्कुल सिंपल दे ही चुका हूं कि भाई पहले हाथ से लिखते थे, अब क्या हो गया कि भाई कंप्यूटर आ गया। ठीक है, अब जिन लोगों को कंप्यूटर नहीं आता होगा उनको हटा दिया जाएगा। तो ऐसे जब तकनीक में परिवर्तन आता है तो हम उसको भी संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। तो संरचनात्मक बेरोजगारी के अंतर्गत ये 3 चीजें आती हैं। इन 3 चीजों के कारण जब फर्म में कोई ना कोई चीज परिवर्तन होता है, फर्मों में जब चेंज आता है और लोग जो है क्या हो जाते हैं कि भाई बेरोजगार हो जाते हैं, तो उसको हम संरचनात्मक बेरोजगारी कह सकते हैं। या ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई एक फर्म मान लीजिए दिल्ली में है, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूं, तो एक फर्म जो है दिल्ली में है, अब दिल्ली से उठ के वो फर्म लखनऊ चला गया है। अब ये भी एक संरचनात्मक बेरोजगारी है कि भाई दिल्ली से हटाकर वो फर्म लखनऊ चला गया। अब क्या होगा कि भाई यहाँ के जो लेबर है वो क्या लखनऊ में जाकर काम कर पाएंगे, जरूरी तो नहीं है कि हर कोई लखनऊ में चले जाए। तो क्या होगा, वो बेरोजगार हो जाएंगे या नए काम की तलाश करेंगे। ठीक है, तो इसको भी एक संरचनात्मक बेरोजगारी ही कहा जाता है।
तो आई होप आप सबको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये आपके बुक में था टीआरजन बी के होरी के, इसलिए मैंने इनको समझा दिया। इसके बाद अगली वीडियो जब आएगी तो उसमें हम सबसे पहले अभावी मांग देखेंगे, मतलब कि न्यून मांग कहते हैं जिसको, उसको समझेंगे, उसके कारण समझेंगे और उसके निवारण समझेंगे कि कैसे उसको ठीक किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अधिमांग आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में उसके बाद अधिमांग देखेंगे, एक एक करके इसको देखेंगे, तो 3 से 4 वीडियो इस चैप्टर का भी बनेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। फिर से मैं कह रहा हूँ, जिन बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन करा है वो कर लें। ठीक है, क्योंकि मैं उस पर आप धीरे धीरे नोट्स डालना शुरू कर दूंगा। चलिए आज के लिए इतना, थैंक यू।